सबसे पहले कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड हमारे पास दो होते हैं, आयनिक कंपाउंड जिसमें आयन्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड जो इस तरीके से शेयर करके बनाता है। एक और होता है डेटिव कंपाउंड। उस डेटिव कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हर्ष? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि कॉपर सल्फेट जो है वो व्हाइट कलर का सॉल्ट दिखाई देता है जब CuSO4 की फॉर्म में होता है, लेकिन यही CuSO4.5H2O ब्लू कलर का दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लू कलर के केस में इसके पास 4H2O जो होते हैं वो अंदर होते हैं। 4H2O कहाँ होते हैं बेटा? 4 अंदर। H2O अंदर होते हैं। हाँ, और ये SO4 बाहर बैठा होता है। इसकी वजह से इसके ऊपर +2 का चार्ज आता है और इस पे -2 विदा का। ठीक है। इसी पे हमने यस क्वेश्चन सर। देखा, इसी चीज पे हमने क्वेश्चन देखा था कि सर अगर मैं क्वेश्चन आ Cu। गया होगा। हाँ जी बेटा, जितेंद्र क्या बोल रहे हो? चलो, अगर मैं CuH2O होल मैं कह टेट्रा रहा था को। सर इतना चैप्टर हो गया, अभी ज्वाइन किया मैंने। हाँ, तो अभी स्टार्ट हुआ बेटा। को अगर मैं KF के साथ रिएक्ट कराता हूँ, किसके साथ कराता हूँ? तो ये CuF बनाता है। ठीक है। CuF4, और यहां पर बाहर हो जाता है K+ और H2। ठीक है। अब वो K+ किसके साथ जाएगा? मान लो यहाँ पे सल्फेट बैठा है तो K2SO4 बना लेगा, वगैरह वगैरह। ये वाली बात हमने कल करी थी। ठीक है बेटा। जी ठीक भैया। है सर। यहाँ पे जो कलर चेंज होने का रीजन है वो है कि F आयन है। F क्या है? F कैसा F लिगेंड आयन। है? आयन। और वो कैसा लिगेंड था? एक न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से जो आपका स्फेयर था वो ब्लू कलर दिखा रहा था। अब जब उसको F आयन ने कन्वर्ट किया तो वो ग्रीन कलर दिखाएगा। अगर आप इसको देखते हो CFT के हिसाब से, किसके हिसाब से? CFT। तो CFT के हिसाब से एनायन ज्यादा नेगेटिव होते हैं और ज्यादा वो होते हैं स्ट्रॉन्ग। याद आया? लेकिन ये गलत बात थी, CFT की कमी थी। याद आया? यस सर। तो इस वजह से कुछ किताबों में कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि जो F- है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब क्लियर हुआ? मैंने आपको कहा था ना मैं आज ये पता करके बता दूंगा आपको कि कल तक की क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। CFT के हिसाब से नेगेटिव आयंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो वो उसका जवाब हो गया। आगे चलते हैं। बेटा आप छोटे बच्चे तो हो नहीं जो मैं आपको बार बार बोलूं कि अपना माइक बंद रखो। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड की अगर मैं बात आपसे करूं तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर एक कोऑर्डिनेट स्फीयर होता है। क्या होता है कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट स्फीयर। उसके बाहर जो बैठा होता है उसे हम आउटर आयन बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आउटर आयन। आउटर आयन ये डिसाइड करता है कि इस स्फीयर के ऊपर क्या चार्ज आएगा। इसे ऑक्सीडेशन नंबर भी कहते हैं। आउटर आयन का दूसरा नाम क्या है? बोलो। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन नंबर, और एक और नाम है इसका प्राइमरी वैलेंसी। ठीक लिखा मैंने? और ये है आपके लिगेंड्स। लिगेंड्स का दूसरा नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी। कोई दिक्कत? सर सेकेंडरी वैलेंसी, हाँ जी। सर हर एक एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है। नहीं, सर एक डिपेंड क्वेश्चन करता था है। MCQ का। क्वेश्चन भेज दो भैया, ऐसे बीच बीच में तो फिर क्लास चैप्टर नहीं चला पाएंगे। क्वेश्चन भेज दो, मैं हाँ जी क्वेश्चन सर। करा दूंगा। हाँ। ठीक है सर। जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करती है, और जो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन नंबर को सेटिस्फाई करती है। समझ में आया? इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर ये बता दिया मैंने आपको। चलो आगे चलते हैं। अब वो कहता है अगर मुझे इस इस आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, क्या निकालना हो बच्चों? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालेंगे? आउटर आयन पकड़ेंगे जी, ऑक्सीडेशन नंबर ले लेंगे हम एक्स जी, 6 लेंगे हम -1 चार्ज वाले जी, तो एक्स कितना आएगा? +2। इस तरीके से हमने निकाला इसका
ऑक्सीडेशन नंबर, पहला काम कर लिया। दूसरा काम, आप इस पूरे को देखो और ये देखो जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका चार्ज कैसा है। अगर नेगेटिव है तो इस Fe के बाद ATE लगाना, एंड में क्या लगाना, ATE जैसे आयरन के लिए हम फेरो यूज करते तो ये बन जाएगा फेरेट। क्या बन जाएगा, फेरेट कोई दिक्कत? नहीं। चलो, तो वो कहता है इसका नाम क्या पड़ा, सबसे पहले पॉजिटिव चीज का नाम रखो यानी कि पोटाशियम, फिर लिगेंड्स का नाम रखो पोटाशियम हेक्सासाइनेटोफेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर ये रहा। ठीक, ठीक है, हाँ सर। आगे चलते हैं। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम इसे 8 नहीं कहते, 8 नहीं लगेगा, इसका मतलब सर इसका नाम बन जाएगा आयरन। ये होता हेक्सा एक्वा आयरन क्लोराइड। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना होगा सिल्वर का जो साइंटिफिक नेम है वो है अर्जेंटम, तो अर्जेंटेट बनेगा ये, अर्जेंटेट अगर नेगेटिव हुआ तो। गोल्ड का ओरम ओरेट बनेगा, मरकरी का हाइड्राजिरम, हाइड्राजिरम का क्या बनेगा, हाइड्राजिरेट, याद रहेगा। आयरन का यस फेरम, सर। फेरम से फेरेट में बता चुका हूं आपको। ठीक है, अगर ऐसा कोई एग्जांपल है जिसके अंदर दो स्फेयर दे रखे हो, हमें दो डब्बे दे रखे हो, तो दो डब्बों में मैं पहले पॉजिटिव डब्बे का नाम रखूंगा फिर नेगेटिव डब्बे का, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। पॉजिटिव डब्बे में पहले मैं लिगेंड का नाम रखूंगा, लिगेंड का नाम क्या है, डाई अमाइन, फिर इसका नाम रखूंगा सिल्वर, फिर इसका नाम रखूंगा डाई क्लोराइडो अर्जेंटेट। अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हुआ तो मैं इस सिल्वर को भी एक्स मानूंगा और दूसरे वाले सिल्वर को भी एक्स मानूंगा। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों एग्जांपल आप एक बार देखो, रिकॉर्डिंग रोकियो बेटा। ये सारे लिगेंड्स आपको याद करने पड़ेंगे। मैं आपको लिगेंड्स के टाइप बता देता हूँ, पॉजिटिव लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है या न्यूट्रल लिगेंड है। पॉजिटिव लिगेंड है हमारे पास हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन, नाइट्रोसोनियम आयन या नाइट्रोनियम आयन, इन सबके चार्ज याद रखने होंगे। पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे +1 के। फिर बारी आती है न्यूट्रल लिगेंड्स की। न्यूट्रल लिगेंड के नाम भी देखो न्यूट्रल ही है, जैसे उनमें तो हम EM लिख देते हैं पॉजिटिव में, और जो नेगेटिव होते हैं उनको एंड करते हैं O से, जैसे क्लोराइडो, सल्फेटो। यहाँ पर कुछ नहीं होता है ऐसा। पानी का नाम है एक्वा, अमाइन का नाम है अमाइन, EN का नाम है इथाइलिन डायमीन। मैंने ये इथाइलिन डायमीन का देखो स्ट्रक्चर बना दिया, CH2 CH2 NH2 NH2। ठीक है, CO है कार्बोनाइल। तो ये हो गए आपके कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स। इसी तरीके से नेगेटिव लिगेंड्स आते हैं, जैसे हैलाइड्स नेगेटिव लिगेंड है, उसका चार्ज याद रखना है -1। एम्बिडेंट वो लिगेंड्स होते हैं जो दो जगहों से जुड़ सकते हैं लेकिन एक वक्त में एक ही जगह से जुड़ते हैं, एम्बिडेंट। अगर कोई एक ही वक्त में दो जगह से जुड़ जाएगा तो वो कहलाते हैं बाइडेंटेट या डाइडेंटेट। ठीक है, अच्छा अब बारी आती है चार्ज की। यहाँ पर मैंने सारे -1 वाले, -2 वाले और पॉली ज्यादा चार्ज वाले लिख दिए। ठीक है, अब वो कहता है यहां से मुझे डेंटिसिटी पता चलती है कितनी जगहों से जुड़ सकता है। एक क्वेश्चन आया भी था कि चिलेट इफेक्ट क्या होता है। जो जो लिगेंड्स एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं उन्हें चिलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? चिलेट। ठीक, तो अब वो कहता है डेंटिसिटी का मतलब क्या है, डेंटिसिटी का मतलब है कि वो कितनी जगहों से जुड़ेगा। बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, जैसे ये वाला बाइडेंटेट है, सिर्फ एक ही है ये, नीचे वाले बाइडेंटेट नहीं है। ठीक है, ये एक जगह से जुड़ते हैं। ये पॉलीडेंटेट है। ठीक है, यस फिर सर। EDTA को कंफर्म किया कि हेक्साडेंटेट है या नहीं? किसका? EDTA का हेक्साडेंटेट। EDTA, EDTA के पास 6 जगह होनी चाहिए हेक्साडेंटेट होने के लिए। अब जरा EDTA को देखो आप, EDTA में एक तो कार्बन है जिसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये चेक सर करना। हाँ जी, आप ये पीडीएफ सर ग्रुप पे सेंड कर देंगे एक बार, ये जिसमें लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये अभी भेज देता DDT हूँ। नहीं होगी आपने? DDT तो बोला है, अरे क्या बोला था, बात करते करते EDTA। बोल। EDTA, एक मिनट रुको, EDTA, हाँ बोलो। EDT होता है थाइलिन डायमीन
टेट्राएसीटेट। टेट्राएसिटिक एसिड। ठीक है, कितने यस सर। चार्ज कितने चार्ज पॉइंट दिखाई दे रहे जहां से जुड़ सकता है? सर 4 और 2 लोन पेयर की जगह कितनी जगहों से जुड़ सकता है? 6। बस। ठीक फिर है सर। मैं कुछ गलत सुन लिया था शायद उस वक्त भी, और अभी भी मेरे दिमाग में ईडीटी यानी मैं डीडीटी चल रहा था। ठीक है, ठीक है सर। हाँ मैंने उस वक्त जो बोला था ना आपको, ईडीटी तो 6 जगह से जुड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आगे, अगर किसी के नाम में ही डाई आ जाए, ट्राई आ जाए, टेट्रा यूज हो रहा हो, तो हम उसके बाहर बिस ट्रिस ऐसा वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ईडीटीए के नाम में टेट्रा आता है, इथाइलिन डायमीन के नाम में डाई आता है, तो हम जब 2 इथाइलिन डायमीन लिखेंगे तो बाहर बिस लिखेंगे, 3 इथाइलिन डायमीन लिखेंगे तो बाहर ट्रिस लिखेंगे। ठीक है, बोलो। ठीक हाँ है सर सर। ठीक है। ठीक है, ओके। अब वो, जी बेटा कुछ बोलो। नहीं सर। ठीक है, ठीक है। अब वो कहता है ये बातें तो हमारे समझ में आ गई। अब बारी आती है वर्नर थ्योरी की। वर्नर थ्योरी के एक बारी पोस्टुलेट देखो, 4 पोस्टुलेट्स है वर्नर थ्योरी के हमारे पास। पहला पोस्टुलेट, कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो होते हैं वो 2 तरीके की लिंकेज दिखाते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक बात गलत बात? हाँ ठीक सर। है सर। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉर्मली आयनाइजेबल होती है और वो सेटिस्फाई करते हैं नेगेटिव आयन को। ये बात गलत है, नेगेटिव को भी कर सकती है और पॉजिटिव को भी कर सकती है। ठीक, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, ये सेटिस्फाई करती है न्यूट्रल मॉलिक्यूल को। और सर ये प्राइमरी वैलेंसी नॉन डायरेक्शनल होती है। हाँ ये बात भी ठीक है, इसी वजह से हम इसको, इसके बॉन्ड को किसी शेप में नहीं लाते। बाद में पता चला ये बॉन्ड बनाता ही नहीं है सेंट्रल मेटल एटम से। ये जिसने बताई थी वो थे वर्नर जी। वर्नर जी ने क्या बताया था, भाई ये बनाता है बाहर वाला ऐसे। ठीक है, और इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, बिल्कुल सही। ठीक है, आयंस और ग्रुप बाउंडेड बाय सेकेंडरी लिंकेज ऑफ द मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक 3D अरेंजमेंट। उनका अपना एक 3D अरेंजमेंट होता है। समझ में आया बच्चों? यतेंद्र समझ आया? हाँ सर। अब अगर मैं आपसे कहूं यतेंद्र, पुराने जमाने में हम ऐसे लिखते थे PdCl2.6 4NH3। ठीक है जी, अब वो कह रहा है AgCl के साथ अगर आप इसको रिएक्शन कराओगे, AgCl प्रेसिपिटेट होगा अगर AgNO3 के साथ रिएक्ट कराओगे। मैंने इसको AgNO3 दिया, ये Ag2Cl ले गया। क्या ले गया? दो। Cl ले गया। इसका मतलब ये 2Cl आयनाइजेबल है, अंदर नहीं है। एक है पैलेडियम और 4 है NH3। 4 क्या NH3। है? और बाहर बैठे हैं 2Cl। क्लियर? यस सर। तो पैलेडियम NH3 2Cl। तो जितने आयनाइजेबल हैं, ये प्राइमरी वैलेंसियां लिखी है, मतलब आयनाइजेबल। जितने आयनाइजेबल Cl है उन्हें बाहर कर दो। इसमें 2 Cl बाहर कर दो। इसमें कितने Cl बाहर करने हैं? 0। तो सारे के सारे अंदर रखे। इसमें कितना बाहर करना है? 1 Cl बाहर कर दो। इसमें कोई बाहर नहीं करा। जरा देखो मैंने सही कंपाउंड बनाए। अब इनकी टोटल वैलेंसी कोई गिनी तो कितनी है? 2 क्लोरीन 4 NH3। अच्छा, उसमें से 2 तो आयनाइज हो गए, तो बचे कितने? 4। 4 सेकेंडरी वैलेंसी है। ये बात हाँ ठीक है सर। यतेंद्र? दूसरे वाले में 2 क्लोरीन 6 H2O, यानी कि 8 वैलेंसी। 8 में से 2 तो आयनाइजेबल है, तो 6 क्या हुई? नो। सेकेंडरी वैलेंसी। हाँ सर। हाँ, 6 क्या हुई? हाँ, 6 हुई सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, अगर यहाँ पर कितने हैं? 4 और 2 6, और एक भी आयनाइजेबल नहीं, तो 6 की 6 सेकेंडरी वैलेंसी है। क्लियर यस हुआ? सर। इस पूरे पेज को पढ़ लो आराम एक बार से। दोबारा बता दो यहाँ जो क्या भी आपने बताऊं दोबारा? बताया सेकंड। तेरे को पहले पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? जो आयनाइजेबल होती है वो प्राइमरी वैलेंसी होती है। जैसे यहाँ पे 3 क्लोरीन है, 4 NH3 है, तो एक क्लोरीन जो है वो आयनाइजेबल है। उसके बाद बचा क्या? 2 क्लोरीन बचे रह गए और 4 NH3 बचे रह गए। तो 4 और 2 कितने हुए? 6। तो 6 ऐसी होगी जो नॉन आयनाइजेबल है। ठीक है, ठीक है। सर अगर यहाँ पर, हाँ जी बोलो। पता कैसे चलेगा कि कितने होंगे कितने नहीं होंगे? ये भैया वो लिख कर देगा, क्वेश्चन में कुछ तो लिख के देगा। ये ऊपर इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी उसके लिए। मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट पर मोल ऑफ कंपाउंड विद एक्सेस ऑफ AgNO3, वो इतने हैं, उन्हीं को हम प्राइमरी कहते हैं। ठीक है, यस सर।
आप पहले पूरा पेज पढ़ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पढ़ लिया? यस सर। यस सर। आगे चले? यस सर। चलो देखो, लिगेंड के टाइप डेंटिसिटी के हिसाब से, मतलब कौन कितनी जगहों से जुड़ेगा। एक जगह से जुड़ेगा उसे बोलते हैं यूनिडेंटेट, दो जगह से जुड़ेगा उसे बोलते हैं बाइडेंटेट, कई सारी जगह से जुड़ेगा उसे बोलते हैं पॉलीडेंटेट। एक वक्त में एक जगह से जुड़ेगा लेकिन दो जगहों से जुड़ने की पॉसिबिलिटी है, उसे बोलते हैं हम एम्बिडेंट। ठीक है, हाँ ना बोलो? यस सर। यस सर। यस सर। चलो आगे। अब वो कहता है इन सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाओ। तो जब कभी आपको नाम दिया और स्ट्रक्चर बनाना हो, तो सबसे पहले इसके पास भागो, कोबाल्ट के पास, और लिखो उसका नाम CO। फिर देखो कितने वो है लिगेंड्स, 4 अमाइन है, एक एक्वा है, और कुछ क्लोरीन है। लेकिन क्लोरीन कैसे पता लगाऊं कितने हैं? इसका चार्ज देखो, उसने बोला 3 प्लस का 3। इसका चार्ज देखो, 4 जीरो वाले, इसका चार्ज देखो 0। और क्लोरीन कितने, X बराबर टोटल चार्ज कितना है 0। तो X कितने आ गए, -3 उधर जाके +3 उधर जाके -3 बन जाएगा। X कितने सर है, -3। क्लोरीन अंदर भी तो होगा ना? हाँ जी, क्लोरीन अंदर भी तो है। अच्छा हाँ क्लोरीन सर, अंदर भी? लिगेंड भी है। हाँ मैंने देखा नहीं, क्लोराइडो है एक क्लोरीन अंदर भी है। लो, कोबाल्ट, 4 अमाइन, एक क्लोरीन, एक एक एक्वा। अब ठीक है, हाँ ठीक। और कुछ क्लोरीन बाहर। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको लिया मैंने 3, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 4 जीरो वाले, ये एक -1 वाला, वो चार्ज याद होने चाहिए आपको सारे जो मैंने लिखवाए हैं अभी। ये भी ये -1 का है, लेकिन इसके साथ कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो नहीं पता। ठीक है, तो कितने मल्टीप्लाई होने चाहिए, X लिख दिया मैंने, X। एक -1 इसके साथ जुड़ के कितना हो जाएगा, +2, 2 है ना। ये वहां जाके X 2 नंबर बन क्लोरीन गया, होने चाहिए। तो 2 क्लोरीन होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है सर। चलूं आगे? हाँ। प्रणव क्लियर है? हाँ ठीक है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं इसकी, पोटाशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। अब जिंक तो मिल गया, 4 पानी के मॉलिक्यूल मिल गए, और बाहर बैठा है पोटाशियम। वो कितना पोटाशियम है भाई, ये पता करना पड़ेगा ना। तो जिंक का 2 कितना है। चार्ज है, जिंक है +2, और ये है +1 वाला। हाँ जी है, इसके साथ कुछ X है। ठीक है, 2 हो गए। +4 जीरो वाले बराबर 0। तो X कितने हो गए, 2 हो गए। हाँ बिल्कुल सही, कोई दिक्कत? एक बार इस पेज पे जितने भी एग्जांपल दिए हैं सारे पढ़ लो। सर आपने नीचे आंसर में भी अंदर CL नहीं लिया। मुझे दिखाई नहीं दिया होगा तब भी, ठीक कर देता हूँ इसको, देख ऊपर भी नहीं दिखा मेरे को। अब देख, अब ठीक है? हाँ सर ठीक। ठीक है, चलूं आगे बच्चों? जी भैया। IUPAC नेम ये की प्रैक्टिस करो, फिर आगे पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे IUPAC नेम। अब बारी आती है आइसोमर्स की। हमारे पास कौन कौन से आइसोमर्स है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल मतलब शेप वाला, ऑप्टिकल मतलब लेवोडेक्स्ट्रो वाला।
स्ट्रक्चरल आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, आयनाइजेशन आइसोमर या सॉल्वेट आइसोमर। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो होते हैं जो 4 जगहों से जुड़े। कितने जगहों से जुड़े? 4 जगह से। 4 4 अगर 4 से जुड़ा तो होगा टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। लेकिन 6 से जुड़ा, हाँ 6 से जुड़ा तो फैक्मर बनाने की पॉसिबिलिटी बनती है। क्या बनाने की? फैक्मर। ठीक है, अब 4 वाले में टेट्राहेड्रल है तो वो चारों जगहों से एक जैसा एंगल रखता है 109.5 डिग्री। मतलब ये नहीं बनाएगा सिस ट्रांस। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो ये सिस ट्रांस बनाएगा। आमने सामने CN है और NH3 है तो ट्रांस। और अगर इस तरीके से दोनों CN एक ही तरफ है सिस। तो सिस। कोई दिक्कत इसमें? नो नहीं सर। सर। लेकिन याद रखना टेट्राहेड्रल कभी नहीं बनाएगा। अब तुम ये पूछ सकते हो भैया कैसे पता चलेगा कब टेट्राहेड्रल और कब स्क्वायर प्लेनर? तो अगर कोई वीक लिगेंड है तो वो sp3 को ज्यादातर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग हमेशा ही नहीं बनाएगा, स्ट्रॉन्ग भी बना सकता है sp3, और स्ट्रॉन्ग ज्यादातर dsp2 बनाते हैं। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन स्क्वायर प्लेनर होती है। dsp2 कैसी होती है? स्क्वायर प्लेनर। और टेट्राहेड्रल sp3। याद रहेगा? यस सर। ठीक है, अब अगर चारों के चारों CNO, प्लेटिनम के चारों ओर CNO, तो आप सिस ट्रांस नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? सिस ट्रांस नहीं बना सकते। अब 6 वाले देखो, FeCO होल्ड 4 CN2। अगर 4 और 2 में टूटे हुए हैं तो भी सिस ट्रांस बन सकता है। क्लियर है? यस सर। ये लो बन गया, एक ये अलग और ये अलग। ये क्या बन गया? सिस। और एक ये और इसको बीच में काटता हुआ ये क्या बन गया? ट्रांस। हाँ ना बोलो? यस सर। पक्का? यस सर। चलो आगे। अब वो कहता है अगर 3-3 होते तो हम फैक्मर बना लेते। जैसे 3 CO 3 NH3 Fe के इधर उधर। ठीक बात है गलत बात है? यस सर। और अगर ऐसा हो Fe 3 CO और 3 NH3, ठीक बात है गलत बात है? सही बात है सर। इसे कहते हैं मरीडियन और इसे कहते हैं फेशियल। जब दो ट्राइंगल इस तरीके से एक दूसरे का फेस देख रहे हो तो फेशियल, और दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को काट रहे हो तो मेरिडियन। ठीक है, ये पोजीशंस आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, किस किस पोजीशंस पे आ रहे हैं। काटती भी पोजीशन पे आएंगे तो मेरिडियन, और बिल्कुल आमने सामने आएंगे तो फेशियल। कोई दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं? हाँ सर। अब अगला आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या आता है? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? बोलो। लेवोडेक्स्ट्रो। अच्छा, लेवोडेक्स्ट्रो। तो लेवोडेक्स्ट्रो किस तरीके से होता है? लेवो लेफ्ट रोटेट बिल्कुल भी होता है, राइट राइट जो राइट होती है वो लेफ्ट को रोटेट कर रही है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर ये सुपर इम्पोजेबल इमेजेस है तो ऑप्टिकली आइसोमर नहीं बनाएगा। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो बनाएगा। ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ एक बच्चा कह रहा है भैया कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। वो कार्बन के लिए होता है, ये इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में आप ये देखोगे बस वो सुपर इम्पोजेबल ना हो। अब देखो, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल है उन्हें हम एनेंशियोमर्स भी कहते हैं। अब देखा मैंने नीचे, यहाँ देखा 2 CN उधर पड़े हैं, अगर उसको पलट दूंगा तो ये CN और Cl इस पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक, अगर ऐसा होता कि एक Cl होता, एक CN होता, एक CN होता, एक Cl होता, अब तो नहीं बनता ना, क्योंकि पलटने पर भी कोई खास फर्क, बोलो। नहीं पड़। हाँ, तो इसे बोलते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आगे चलते हैं, इसको देखो, ये जो बनाया मैंने निकल के साथ 2 EN, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। प्लेटिनम के साथ 2 EN, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन यही आयरन के साथ 3 EN होते तो ऑप्टिकली एक्टिव बन जाते। बन गए? बोलो। था सर। यस सर। ठीक है,
अब वो कहता है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होते हैं, जो दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाए। कितने कोऑर्डिनेशन स्फीयर बनाए? दो। और अपने अपने सेंट्रल मेटल एटम को तो वहीं रखे और लिगेंड्स की पोजीशन बदल दे। किसकी पोजीशन बदल दे? बोलो। लिगेंड्स। लिगेंड्स की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि कोई एक लिगेंड अगर पानी हो तो उसे हम हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेट बोलो। आइसोमर। हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर। ठीक है, किसी भी ठीक है। कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक भी हाइड्रेट आ गया, मतलब H2 आ गया, तो वो सॉल्वेट या हाइड्रेट। हाँ, तो वो बना सकता है, वो अंदर बाहर जाके अपने आप को आउटर आयन के साथ इंटरचेंज करके हाइड्रेट आइसोमर बना सकता है, पक्का। ठीक है, अब देखो कल मैंने आपको बताया भी था, इससे इसके कलर बदलते, याद होगा आपको, वॉयलेट, ग्रीन, ग्रीन, और इस वाले का मुझे याद नहीं। अब बारी आती है लिंकेज आइसोमर। लिंकेज आइसोमर वो जिसके अंदर लिगेंड कलर अपनी। भी कुछ आएगा क्या? हाँ जी, सर ये कलर वगैरह पे भी क्वेश्चन आ सकता है? हाँ, आया हुआ भी है। लिंकेज आइसोमर वो होते हैं जिसके अंदर एम्बिडेंट यूज होता है। जैसे यहाँ CN अपनी पोजीशन बदलता है, NC बना लेता है। CNS अपनी पोजीशन बदल के NCS बना लेता है। ये लिंकेज आइसोमर है। कैसे आइसोमर है? ठीक है, अब वो कहता है एक होता है आयनाइजेशन आइसोमर। आयनाइजेशन आइसोमर वो होता है जिसके अंदर अगर लिगेंड ने पोजीशन बदल ली आउटर आयन से तो चार्ज ही बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? लिंकेज, चार्ज बदल अब जाएगा। एक बारी के लिए बेटा वीडियो पॉज करियो। आयनाइजेशन आइसोमर में होता क्या है? अगर कोई अंदर ऐसा लिगेंड बैठा है जिसका बाहर वाले आउटर आयन से चार्ज अलग है और मैं उसको स्विच करता हूं तो चार्ज बदल जाता है पूरे स्फीयर का। जब तक सल्फेट बाहर था तो चार्ज था +2 स्फीयर का। जब कार्बोनाइल बाहर गया तो चार्ज हो गया स्फीयर का 0। इस वजह से क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज बदल गया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज बदलने से उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। सबसे पहले तो कलर में चेंज आ जाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। इनका सब कुछ सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। क्या ये बात समझ में आई संजीव? तो भैया मतलब इससे ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क आएगा, क्या होगा? सब कुछ फर्क आ गया। वहां पहले +2 है डब्बे पे, अब 0 है। तेरे को फर्क दिखाई नहीं दे रहा? अच्छा। चार्ज में फर्क, बहुत बड़ा फर्क होता है। एटॉमिक मास या रेडियस और दूसरा चार्ज, बस यही सारी की सारी प्रॉपर्टीज, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को रेगुलेट करता है। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कि क्या आपने कभी वर्ड सुना है हाइब्रिडाइजेशन? हाँ, इंटरमिक्सिंग ऑफ दो अलग अलग ऑर्बिटल्स, थोड़ी सी अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे S के साथ P का मिलना, ठीक है, और मिलकर एक sp बनाना। अब मैं आपसे पूछूं S कैसा दिखता है? आपने कहा भैया S तो ऐसा दिखता है। P कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। दोनों इंटरमिक्स होने के बाद कैसे बन गए? ऐसे। ये क्या है? ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। इसका एंगल कितना है? 180 डिग्री। हाँ ना बोलो। यस सर। तो दो अलग अलग ऑर्बिटल्स मिलके अपनी एनर्जियां बांट के एक बीच का ऑर्बिटल निकाल लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कब होता है? ये देखा जाता है कि कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 2 है तो sp। सबसे पहले तो आप ये समझो, सबसे पहले डब्बा ऐसा आना है, फिर p के डब्बे। पहला डब्बा किसका आना है बोलो? एस का। फिर उसके बाद एक एक करके आने हैं p के 3, फिर p खत्म होने के बाद d चालू होगा। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं तो यहाँ पे NS होता है, NP होता है और ND होता है, ठीक बात। लेकिन एक N-1D भी बैठा है। कौन बैठा है? N-1D। कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई परेशानी? नहीं सर। तो यहाँ पे NS, NP, ND है और N-1D भी है। अगर कभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने N-1D में बैठे इलेक्ट्रॉन्स को दबाकर जगह बना ली तो मुझे पहले N-1D के खाली डब्बे देखने को मिलेंगे। अगर एक हुआ तो DsP2 और अगर 2 डब्बे खाली हुए तो D2sp3। हाँ ना बोलो। हाँ सर। कोई दिक्कत?
नो सर। ठीक है, तो 2 पेयर के लिए हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या लगाई? sp, 3 के लिए लगाई sp2, 4 के लिए क्या लगाई? sp3, फिर 5 में हम d तक क्यों पहुंचे? क्योंकि p खत्म हो गया, तो sp3d, 6 में sp3d2 और 7 में sp3d3। लेकिन अगर मुझे d पहले ही खाली मिल गया तो d का पहले भरा जाना निश्चित है। अगर d पहले भरा जाता है तो इसे बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और d बाद में भरा जाता है तो इसे क्या बोलते हैं हम? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। पक्का? अब ये जो डी पहले भरा जाता है ये सब होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की ठीक है, और इनको हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैं लिख ही देता हूँ, लो स्पिन। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनमें पहले ही इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसलिए से लो स्पिन भी कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इन्हें कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या हाई स्पिन। ठीक बात है या गलत बात है? ठीक है सर। प्रेजेंट पे। अब गलत लगे तो टोको, ठीक है। अगर 4 भरे जा रहे हैं और वो आ रहा है sp3, तो sp3 नाम के हाइब्रिडाइजेशन में इस तरीके से दिखाया हुआ टेट्राहेड्रल क्या बनाएगा बेटा? बोलो। टेट्राहेड्रल। सर टेट्राहेड्रल। और अगर 4 भरे जा रहे हैं ऐसे जिसमें डी पहले भरा जा रहा है तो बनेगा स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर। क्या बनेगा? ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। 4 भरने के 2 तरीके हैं। डी ऑर्बिटल अगर पहले भरा गया तो उसे बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो बनेगा वो स्क्वायर प्लेनर। और अगर डी बाद में भरा गया तो टेट्राहेड्रल। सिर्फ 4 वाले में ही 2 तरीके की कोऑर्डिनेशन होती है, उसमें 5 वाले, 6 वाले और किसी में नहीं होती, क्योंकि उसमें चाहे पहले भरो डी चाहे बाद में भरो, शेप में चेंज नहीं आता। किसमें चेंज नहीं आता? शेप। शेप में। ठीक। 5 वाले स्क्वायर में प्लेनर 2 बनता है जब तरीके। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, और टेट्राहेड्रल बनता है जब क्या वीक जी? लिगेंड होता है। हाँ, टेट्राहेड्रल तब ये बनता है हमेशा ही जब वीक होता है। लिगेंड होता है। जी बेटा, अभी बनाऊंगा ना, एक एक करके केस देखेंगे। अब पहले इसको देखो क्या है। अगर 5 पेयर बने तो बीच में एक ट्रायंगल बनता है, एक ऊपर एक नीचे। ये स्क्वायर ऊपर नीचे प्लेनर। वाले होते हैं एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन होती है? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का एंगल 90 डिग्री होता है, छोटा होता है। और इक्वेटोरियल पोजीशन का एंगल बड़ा होता है, 120 डिग्री। कितना होता है? 120। और 120 डिग्री एक बड़ा एंगल है, इसलिए यहाँ पर अगर मैंने लगाए लोन पेयर, क्या लगाए यहाँ पे? लोन पेयर। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लोन पेयर अगर यहाँ पर आकर बैठते हैं तो उन पे रिपल्शन कम आएगी। क्वेश्चन आता है कि यहीं पे लोन पेयर क्यों आके बैठते हैं, तो आप बोलोगे कि भैया लोन पेयर इसलिए आके बैठते हैं क्योंकि यहाँ का एंगल बड़ा है। चलो, वैसे इस चैप्टर में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा 5 पेयर वाला। 6 पेयर वाला D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, दोनों में ऑक्टाहेड्रल शेप ही बनेगी। ठीक बात? यस सर। यस सर। अब बारी आती है FeCl6 की। किसकी? FeCl6। अब FeCl6 में लिगेंड 6 है जितेंद्र। यस सर। अब तो क्या कहो भैया 6 लिगेंड का क्या मतलब है? 6 लिगेंड का मतलब है 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब है Fe के घर में मुझे 6 डब्बे चाहिए। Fe के घर में कितने डब्बे चाहिए? 6। तो मैंने कहा भाई Fe आप बताओ, आप अभी किस स्टेज में हो? इसने कहा भैया मेरे पास तो 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 26। और अगर मैं इस स्टेज को देखूं तो मेरे पे +3 चार्ज है। कितना चार्ज है? +3। अगर मैं 26 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैठाने बैठा तो वो आती है 4s2 3d6। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब इसमें से अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मैं डी में से निकालूंगा कि एस में से? यतेंद्र बताएगा। सर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो सर 2 तो पहले एस में से निकलेंगे, फिर एक डी में से निकलेगा। वेरी गुड, क्योंकि 2 इसमें से इसलिए निकलेगा क्योंकि वो लास्ट शेल है। फिर इसमें से एक निकलेगा और 5 बचेंगे। बिल्कुल ठीक बताया। ठीक है सर केमिस्ट्री मेरी यतेंद्र। इतनी खराब नहीं है। अच्छा ठीक है, फिजिक्स भी नहीं रहेगी, टेंशन मत ले। ठीक है, हो जाएगा। अभी टाइम है, 5 दिन बचे ना फिजिक्स के पेपर के, सब करा दूंगा, टेंशन मत ले। अब 4s खाली पड़ा है, 3d5 है, ये बैठे 3d के 5 इलेक्ट्रॉन। अब s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है,
पी में एक भी नहीं और डी में एक भी नहीं है, और मुझे पता है क्लोरीन इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी नहीं है, तो ये कहेगा एक एस ले लो, 3 पी ले लो, 2 डी ले लो, खत्म करो कहानी, sp3d2 बना दो। समझ में आई बात? यस सर। मैंने देखो क्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा दिए यहाँ पे, गलत लगे तो टोको। ठीक है, सही है। पक्का? यस सर। अब मैं आपसे बात करता हूँ, एक बार पहले पूरा का पूरा देख लो आप, यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करके। वीडियो रोक दियो बेटा 2 मिनट के लिए। अब जरा ध्यान दो, ये जो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, अगर कोई इनको पेयर अप कर दे तो, अरे ऐसे कैसे पेयर अप कर दे भाई? इसलिए पेयर अप कर देगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो पेयर अप करने पे 2 डब्बे खाली होते हैं। कितने डब्बे खाली होते हैं बोलो? 2 सर। बोलो। 2 डब्बे का मतलब क्या हुआ? ये 2 डब्बे पहले मिलेंगे आपको, D2 पहले मिलेगा। अब आप कहोगे भैया कितने चाहिए होते हैं? वो आपको याद रखना है, sp3 में सिर्फ एक ही डब्बा चाहिए होता है, sp3 क्या हाइब्रिडाइजेशन को कंप्रेस करने के लिए, और sp3d2 के लिए 2 डब्बे चाहिए होते हैं। याद रहेगा, अपनी मर्जी से मत खाली कर लेना। यश याद रहेगा? हर्ष हर्ष यस सर। ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पर कब होगा ऐसा, मैं Cl को हटा के Cn लगा देता हूँ। देखो Cl को हटा के Cn लगाया, पहले फिर से मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के मैंने इसके इलेक्ट्रॉन्स गायब करे। इलेक्ट्रॉन गायब करने में मुझे पता चला डी पे फिर से 5 इलेक्ट्रॉन है। डी पे 5 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है हाईली पैरामैग्नेटिक, यानी कि फेरोमैग्नेटिक। दूसरा, ये कलर आराम से शो करेगा। अगर मैं इसकी पेयरिंग करनी चालू करता हूँ, Cn ने क्या कर दिया, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर कर दिए, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन को तुम पेयर कर ही नहीं सकते कंप्लीटली, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बाद भी ये कलर दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के बाद भी कलर रहेगा। बोलो। कलर दिखाएगा। और अब जब ये कलर दिखाएगा, कई बार बच्चा गलती कर देता, भैया D2sp3 था, ये तो कलर नहीं दिखाएगा क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने सारे इलेक्ट्रॉन पेयर कर दिए। भाई 5 इलेक्ट्रॉन को पेयर करोगे कैसे? ठीक है। अब प्रणव, अब समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है? डी खाली कराता है। क्या करता है? ठीक है। तू समझ ले, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक गुंडा है और वो घर खाली करा देता है इनका, जिनके घर में थे, और उनको कहता है भाई अब एक घर में 2-2 जने रहो, तो तुम्हारे 2 घर चाहिए। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है। अब ऐसा करने के बाद शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गए, डी पहले भर गया, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो गए, जिसकी वजह से कलर में चेंज आ सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे चले? यस सर। चलो, अब ये कुछ मैंने खाली छोड़ रखे हैं, इनके आप हाइब्रिडाइजेशन खुद कर सकते हो। अब मान लो मैंने ले लिया NiCl4 2-, ठीक है, Ni को माना मैंने X, 4 Cl लिए -1 वाले, और बाहर का चार्ज देखा -2, तो X कितना आ गया? +2। कोई दिक्कत? नो सर। तो निकल जो है जिसका Z 28 है, 4s2 3d8 बैठ रहा है, तो Ni2+ कितना बैठेगा? 4s0 3d8। अब जरा ध्यान दियो, जो 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या इसको तू पेयर अप कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन क्लोरीन के बस की नहीं है वो कर पाए। ठीक है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन खाली छोड़ देगा। 2 इलेक्ट्रॉन खाली का मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन का मतलब कलर और पैरामैग्नेटिक। ठीक बात है, गलत बात है? यस सर। और पेयर नहीं कर पाए तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। कैसा कॉम्प्लेक्स कहलाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर मैं इस Cl की जगह Cn लगा दूं, जैसा कि मैंने साइड में दिखा रखा है, तो वहां पर ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर देगा। कर देगा पेयर, हाँ सर। और एक डी खाली मिल जाएगा, यस यस सर। और बन जाएगा D2sp TsP2। हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी स्क्वायर प्लेनर। ठीक बात है, गलत बात है? यस सर। सर। पक्का? यस सर। चलो, अब वो कहता है मान लो कि ऐसा कोई केस हो, जैसे मैंने PtEn बनाया, प्लेटिनम के पास कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं चार्ज पे, तो वो कितना बैठा? 6s2 5d8। तो उसने 6s के इलेक्ट्रॉन ही डी में डाल दिए। 6s के इलेक्ट्रॉन किस में डाल दिए? डी में।
अब सारे के सारे पेयर हो गए, फिर भी तुम्हें sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिली है, तो परेशान मत होना। EN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसने पेयरिंग करी, लेकिन वो पेयरिंग 6s से 5D में गई, इसलिए पहला D खाली नहीं मिला। कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा, अब मैं केस लेके चल रहा हूँ, जरा उसको देखना। देखो, अगर कोई ऐसा केस बैठे जिसके अंदर मैं आपको ये कहूं कि क्रोमियम ले लो, क्या ले लो? बोलो। क्रोमियम। क्रोमियम के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेके चल रहा हूँ, +3 का चार्ज है। तुमने कहा ठीक है भैया, वैसे क्रोमियम होता है 4s1 3d5। एक मैं अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दूं, तो 3d3 बनेगा, हाँ ना बोलो? हाँ सर। और ऐसी शेप आएगी। फिर जब मैंने इसको देखा तो पता चला कि यहाँ पे तो ये D2sp3 बन रहा है, तो तुमने कहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से बना होगा। जी नहीं, अगर मैं यहाँ वीक लिगेंड भी लेता तो वो पहले से ही खाली बैठा है। समझ रहा है जतेंद्र? यस सर। 1 2 3 2 डब्बे खाली है, मैं क्या करूं? और जब 2 डब्बे खाली है तो हर हाल में D2sp3 ही आएगा। हर्ष, बात समझ में आई? यस सर। तो अगर तेरे पे क्रोमियम का कोई भी केस आए, क्रोमियम का कोई भी केस आए, तो तुझे बोलना है कि भैया उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर सर। पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो कंप्रेस नहीं कर देगा जो 3 इलेक्ट्रॉन है? 3 को कंप्रेस करके वो D4 नहीं बना सकता ना, यही तो बताया था मैंने अभी तुम्हें। अच्छा हाँ हाँ ठीक। D4 थोड़ी बना लेगा बेटा। हाँ डी फॉर सॉरी। ठीक है, बाकी सबको समझ में आया? बोलो। सर समझ आ गया। यहाँ VBT वाला कंसेप्ट आपका खत्म हो जाता है। सर वो चार्ज +3 की जगह -3 होगा। हाँ, चार्ज -3 लेना। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब यस सर। नोट करने वाली बातें। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, मैग्नेटिक करेक्टर देखो, कलर देखो, ये देखो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अच्छा, एक चीज और, H2O+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्ट्रॉन्ग लिगेंड बन जाता है। कैसा बिहेव करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ठीक है, ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आ चुका है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाली बातें मैंने बता दी, फिर भी आप ये पूरा पेज पढ़ लो जो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, यस। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए बेटा। अब बारी आती है CFT की, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। किसकी? बोलो। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मतलब क्या है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहती है जो d ऑर्बिटल है उसके 5 ऑर्बिटल थे, उनको डीजनरेटेड 5 ऑर्बिटल्स बोलते थे। यस सर, वो 3 और फिर 2 में मेरे स्प्लिट है। मेरे 5 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पांचों डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। कैसे ऑर्बिटल्स हैं? जनरेटेड। डिजेनरेटेड। अगर ये 3 और 2 में टूटे तो, ठीक है, यस तो सर। नीचे बनेगा T2G, ऊपर बनेगा EG। क्लियर? यस। यस सर। ठीक है, नीचे बनेगा T2G, ऊपर बनेगा EG। जो इनके बीच में गैप बढ़ाएगा, डेल्टा ओ गैप बढ़ाएगा, जितना ज्यादा बढ़ाएगा उतना इलेक्ट्रॉन का ऊपर जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा लिगेंड कितना स्ट्रांग है। प्रणव, अब बात पे ध्यान दे, जितना स्ट्रांग लिगेंड उतना डेल्टा ओ यानी कि चेंज इन एनर्जी फॉर ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल और डेल्टा का मतलब है चेंज इन एनर्जी। किन के बीच में? डी ऑर्बिटल्स के 5 ऑर्बिटल्स के बीच में, ठीक है, डी जनरेटेड 5 ऑर्बिटल्स के बीच में। जब ऐसा होगा तो हम चेक करेंगे पेयरिंग की एनर्जी ज्यादा है या डेल्टा ओ की ज्यादा है। अगर डेल्टा ओ की ज्यादा हुई तो अगर डेल्टा ओ की ज्यादा हुई तो
इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेगा और डेल्टा O ज्यादा नहीं हुई तो इलेक्ट्रॉन Eg में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है। प्रणव तेरे यहाँ पे बड़ी नॉइस आती है, ऐसा लग रहा है बदल कुछ धन धन सा बज रहा है, शायद स्पीकर वगैरह तेरा गड़बड़ है कुछ। आगे, तो डेल्टा O अगर ज्यादा हुआ तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा, पेयरिंग करेगा, और डेल्टा O अगर कम हुआ तो चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। हाँ ना बोलो। यस सर। इसी शेप को ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। इसी शेप को ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। टेट्राहेड्रल शेप में इससे उल्टा होता है। उसमें जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं वो नीचे 2 और ऊपर 3 टूटते हैं। ऊपर ये होता है, नीचे T2 होता है, और इसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि डेल्टा T कम है कि ज्यादा। अगर डेल्टा T कम है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, और डेल्टा T ज्यादा है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयरिंग कर लेता है। हाँ ना बोलो। यस सर। हाँ सर। यस सर। इस केस की वजह से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बदलने लगते हैं, कलर बदलने लगता है, और उनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी बदलने लगता है। सीएफटी की एक दिक्कत थी। सीएफटी ने कहा कि भैया जो नेगेटिव लिगेंड है वो ज्यादा स्ट्रांग है, और जो लिगेंड है वो एक पॉइंट चार्जर है। ये दोनों ही बातें गलत थी, और ये दोनों ही बातें इसकी सबसे बेसिक बातें थी, मतलब इसका बेसिक अलग था। समझ आया सीएफटी का। और अगर मैं बात करूं इन बातों को कहाँ ठीक किया गया, तो इन बातों को ठीक किया गया आगे जाके एलएफटी में। सर एक इससे बार फिर पहले से बताना कि पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट की कमियां बता रहा हूं मैं। एक कमी थी कि इसने कहा कि जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है, सबसे स्ट्रांग लिगेंड तो जो है 5, उनमें से ज्यादातर कौन है बोलो। सर CO सीओ। CN EDTA। हाँ वो सीओ तो न्यूट्रल ना, ईटी ईएन भी न्यूट्रल है, इसलिए इसका मतलब कोनों में आने वाले ज्यादातर न्यूट्रल निकले। और जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है जैसे फ्लोरीन, वो बहुत कम, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बहुत पीछे रह गया। अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा, और दूसरी क्या गलती थी, इसने कहा जो आपके लिगेंड्स है वो पॉइंट चार्जर है। कैसे चार्जर? वो बात भी गलत थी, वहां इसने उनको निग्लेक्ट कर दिया। अगली बात, क्या इससे पहले आने वाली वीवीटी जो थी उसकी भी कोई लिमिटेशंस थी? हाँ, उसकी सबसे पहली लिमिटेशन थी उसने बहुत सारी अजम्पशंस ले ली। दूसरी लिमिटेशन क्या थी? उसने कहा कि उसको ये नहीं पता था कि टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, 4 वाले टेट्राहेड्रल बनाते हैं, स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं उसे नहीं पता था। तीसरी गलती क्या थी? तीसरी गलती ये थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं बता पाया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी क्या है, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं कर पाए। चौथी गलती क्या थी? जो काइनेटिक और थर्मल स्टेबिलिटी है कंपाउंड की, उसके बारे में नहीं बता पाए। ठीक है। पांचवी गलती क्या थी? इन्हें स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बारे में भी नहीं पता था। बहुत है इतनी गलतियां। ठीक है, इससे ज्यादा किसी के बारे में गलती निकालनी नहीं चाहिए। ठीक है, प्रथम बात। ठीक है। यस सर। हाँ, सभ्यता के हिसाब से हम ऐसे लोग नहीं जो किसी की गलतियां निकाले। आगे, अब यहाँ पर ये टॉपिक वाइज तो छोटा सा तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाता है, लेकिन अभी इसमें एक क्लास और लगेगी। देखो, एक तो ये कुछ बातें देख लो सी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको आपको पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। कुछ मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, जैसे मुझे ये एग्जांपल्स कराने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कार्बोनाइल ग्रुप जो है ना, ये अपने ही खुद के स्ट्रक्चर्स बनाता है। उन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक्स। बोलो। ऑर्गेनोमेटेलिक्स। क्योंकि जो सीओ है ना कार्बोनाइल ग्रुप, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, तो और मेटल के साथ जुड़ रहा है, ये कुछ इस तरीके के कंपाउंड बनाता है। जब इस तरीके के कंपाउंड बनाता है तो एक नई बॉन्डिंग आती है, उसे बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग में कार्बन, सीओ का कार्बन अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए देता है मेटल को, और मेटल से एक पाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता है यही कार्बन, और इन दोनों के ही पाई स्टार खाली होते हैं। ये तीनों ही चीजों में एक तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर देखा जाता है, एक तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखा जाता है, दूसरा जो पाई शैलो बिल्कुल खाली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पाई स्टार। ठीक है। पाई स्टार खाली होने से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से भी स्टेबिलिटी बढ़ती है, और इस तरीके से एक सिनर्जिक इफेक्ट पैदा होता है, उसे हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। हाँ ना बोलो।
यस सर। ठीक बात है? बात ठीक है? यस सर। यस। चलो आगे चलते हैं। अब बारी आती है, ये स्टेबिलिटी वाला तो आपका इस साल डिलीटेड पोर्शन में है ना? है या कराऊं? बोलो, डिलीट है ये वाला। जल्दी बोलो बेटा, ये पोर्शन डिलीटेड है ना? तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल समेत तो काम हो गया, अब हमें एक्सरसाइज पे काम करना है और कल ये इंटेक्स क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? तो चैप्टर जी, सर। टॉपिक वाइज हो गया, रिकॉर्डिंग रोक दे बेटा। अब जरा ध्यान दो बच्चों, एनसीईआरटी के एनसीईआरटी भी गो थ्रू कर लेंगे एक बारी, और इंटेक्स के और इसके क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले चीज आती है आपकी वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी कल मैंने आपको बताई थी। इसमें 4 पोस्टुलेट्स होते हैं। 2 तरीके की तो लिंकेज होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। उसी लिंकेज के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ है आपका ये। कल मैंने ये डिस्कस करा था आपसे। अब यहाँ ध्यान दो। स्क्रीन शेयर नहीं हो रखी है सर। सर स्क्रीन शेयर शेयर नहीं, 1 मिनट में करता हूँ स्क्रीन शेयर। अब हो गई? हाँ सर। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है पूरा का पूरा एक एलिमेंट, वो कंपाउंड। उस कंपाउंड के अंदर 2 चीजें, एक सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स। आओ देखते हैं कितने इसके साथ जुड़ी हुई वैलेंसीज है। मुझे दिख रही है 4 और 2 6। पैलेडियम के साथ 2, 4 और 2 6 वैलेंसीज है। वो कहता है कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो AgCl के साथ AgCl की प्रेसिपिटेट देते हैं AgNO3 के साथ। आप इसको AgNO3 दो तो ये आपको AgCl देगा। कितने? 2 AgCl देगा। ठीक, तो बचे कितने? अब बचा Pd और NH3, वो भी 4। तो इसका मतलब इसकी दूसरी वैलेंसी जो है सेकेंडरी वैलेंसी, वो ही 4। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हुई बेटा? 4। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूं तो टोटल वैलेंसी, टोटल कितनी है वैलेंसी? 6 और 2 8। अगर मैं इसको देता हूं AgNO3 और ये 2 AgCl बनाता है, तो इसका मतलब दोनों Cl गए, दोनों Cl गए। और अगर दोनों Cl गए तो बचा क्या? Na के साथ H2, 6 सेकेंडरी वैलेंसी। बात ठीक है गलत है? बोलो। यस सर। तो बाकी के अब खुद कर लोगे या सारे कराऊं? बोलो। हो जाएंगे। अब यहाँ देखो डिफरेंस क्या है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। कल हमने इसकी बात नहीं करी थी। डबल सॉल्ट जो होता है वो पूरी तरीके से आयनाइज हो जाता है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, उसमें कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट में आने वाली चीजें यानी कि आयरन और लिगेंड्स कभी भी अलग अलग आयनाइज नहीं होते, याद रहेगा, जब हम उसे डिसॉल्व करते हैं किसी सुटेबल सॉल्वेंट में। क्लियर बात है? बोलो बच्चों। यस सर। अब यहाँ पे कुछ नाम समझ लो, जैसे कार्नेलाइट KCl MgCl2.6H2, मोहर सॉल्ट, पोटाश अलम, ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब आपने देखे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जैसे आज भी हम कर रहे थे 1 मार्कर में, जिनमें एग्जाम्पल दे रखे होते हैं। अगर एनसीईआरटी में कोई नाम दिया है तो उसको कृपया करके पूरा ध्यान रखा करो, ठीक है? हाँ ना बोलो। यस सर। ठीक है। यस सर। अब बारी आती है इन एग्जाम्पल्स की। ये मैंने आपको कहा था नेमिंग कर लेना। नेमिंग वाले एग्जाम्पल्स कराऊं, अपने आप हो जाते हैं या कराऊं? बोलो बेटा, इतनी देर में रिप्लाई दोगे तो 1 घंटे क्लास 2 घंटे में हो जाएगी। भैया 5th पार्ट करा दो इसका। 5th पार्ट ये वाला कहता है निकल है आपके पास। हाँ जी है। और उसके पास 4 CO है। जी ठीक है। निकल के ऊपर 0 चार्ज है, CO के ऊपर भी 0 चार्ज है। खत्म बात, बन गया कंपाउंड। ये तो सबसे आसान था। हो गया। हाँ जी भैया। ये वाला कराऊं? इसका भी 5th पार्ट देखो, HgCO
अब ये क्या है, ये CO है आपका कोबाल्ट, 4 CNS है, इन्हें बोलते हैं थायोसाइनेटो। तो और ये मरकरी है, मरकरी टेट्रा थायोसाइनेटो कोबाल्ट। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, मरकरी का +2 ले लो, X ले लो कोबाल्ट का, और 4 ले लो -2 वाले, तो X आ जाएगा तुम्हारा 2। हाँ ना बोलो, यस सर। सर ठीक है। अब यहाँ सर पर इसने 2 क्यों मरकरी का, आएगा? यहाँ पर इसने हाँ सर। मरकरी का +1 ले रखा है बेटा, मेंशन नहीं है कि मरकरी +1 वाला है +2 वाला, मरकरी दोनों स्टेज में रहता है, जैसे कॉपर होता है सर ना। तो फिर भी 2 नहीं आएगा, 8 - 2 तो 6 होता है हाँ जी, सर। 4 × नहीं 2 नहीं तो नहीं 8 नहीं हो नहीं, गया। वो गलत लिख दिया मैंने, ये है, ले अब ठीक है। हाँ ठीक है सर, वही वाला। हाँ वो गलती से बोलते बोलते जल्दी में 2 लिख दिया। चलो आगे, हाँ सर। देख लो कोई और नाम, जैसे ये है। सर हाँ जी बोलिए, बोलो यतेंद्र, यतेंद्र पता नहीं कहाँ चला गया। EN जो है 2 जगहों से जुड़ता है, तो इसकी डेंसिटी 2 होती है। तो कोई तुमसे पूछे सर मैं COCl2, ये बोल रहा था कि सर फॉर्मूला लिखते टाइम मतलब लिगेंड में जैसे कि बेटा तेरी आवाज कट कट के आ रही है, या तो नेटवर्क में साफ आ या मैसेज कर दे मेरे को, चैट, मैंने चैट खोल रखी है तुम्हारी, चैट पे मैसेज लिख दे, ठीक है। COCl2 EN2Cl, इसमें जो बाहर वाला Cl है वो तो आउटर आयन है, लेकिन यहाँ पे 4 लिगेंड दिखाई दे रहे हैं। लिगेंड तो 4 है, लेकिन इस एक लिगेंड की डेंसिटी 2 है, तो 2 × 2 + 2, इस वक्त इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। या सुबह भी डिस्कस किया था, याद आया? यस सर। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें देख लो, जो जो मुझे ऐसा लगेगा बीच बीच में मैं बताता रहूंगा। जैसे इसके देखे तो 1 2 3 4, तो प्लेटिनम 4 जगहों से जुड़ा हुआ है। कितनी जगहों से जुड़ा हुआ है? 4। ठीक है, यतेंद्र बेटा मैसेज कर दे, मैंने चैट खोल रखी है। एक चैट तो तेरी लिखी हुई है कि सर लिगेंड वाले नोट्स भेज दो, और दूसरा लिख दे, मैं बता दूंगा तूने क्या क्वेश्चन पूछा है। वाइब्रेट कर रही थी, तेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसी तरीके से यहाँ पे इनके फॉर्मूलाज बनाओ, किसी एक का बनाओ, बोलो बच्चों, पढ़ लो एक बारी। जैसे इसका बना देता हूँ, इसमें बिस लिखा हुआ है। बिस वर्ड क्यों आया? बिस तब आता है जब नाम के अंदर ही डाई हो, ट्राई हो, टेट्रा हो, तो बाहर बिस लिखना पड़ता है। इसका मतलब है 2 तो क्लोरीन है, बिस का मतलब 2 इथाइलिन डायमीन है, 1 प्लेटिनम है, और बाहर बैठा नाइट्रेट है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, नाइट्रेट होता है NO3 और नाइट्राइट होता है NO2-, याद रहेगा? यस सर। हर्ष दिक्कत आती है इसमें? नहीं सर, याद याद है तो। कैसे याद करता है? सर बस याद है। वैसे अगर किसी बच्चे को ना याद हो तो ऐसे याद कर लिया करो, यहाँ पे 2 आई है ना, तो 2 ऑक्सीजन, मैं ऐसे याद कर लेता हूँ, मैं भूल जाता हूँ ना। सर ऊपर वाले में 2 ही आई है। उसमें 1 अच्छा है, नहीं, 1। 1 है, उसमें 1 है, इसमें 1 है। हाँ उसमें 1 है, वो तो मेरी मिस प्रिंटिंग है। भाई यतेंद्र पूछ रहा है क्या फॉर्मूला लिखते वक्त लिगेंड के अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ध्यान में रखा जाएगा? बिल्कुल ध्यान में रखा जाएगा। आप चेक कर लो, पहले आया अमाइन, फिर आया ब्रोमो, फिर आया क्लोराइडो, फिर आया नाइट्रो, ठीक है। लिगेंड लिगेंड का नाम लिखते वक्त उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाएगा, ठीक है यतेंद्र। अब अगर मैं बात करूं, जैसे इसका क्या नाम होगा? सर ये डाई, 4th वाले में N क्यों लगाते हैं? वो N प्लेटिनेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एन प्लेटिनेट नहीं है वो, नाइट्राइट के लिए वो, नाइट्राइटो, एन का मतलब वो एन से जुड़ रहा है, और अगर नाइट्राइटो O होता तो वो O से जुड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि नाइट्राइटो अच्छा। जो है वो यस एक, सर। हाँ एम्बिडेंट है। हाँ हाँ, एम्बिडेंट है। हाँ चले आगे, याद है। हाँ सर। चलो। कहता है व्हाई इज अ ज्योमेट्रिकल आइसोमर नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सब जगहों से बराबर होता है वो, 109.5 डिग्री होता है वो,
हर जगह से बराबर होता है। दूसरा, हैविंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल मेटल एटम। देखो, अब नीचे आंसर सुनो। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज रिलेटिव पोजीशन ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम आर सेम विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। हर जगह से 109 डिग्री पर ही उसका एंगल है। अब आप कहो भैया ये तो इसमें भी होगा, यहाँ पे सब जगह पे 90 डिग्री है। नहीं, मैं बताता हूं क्यों। देखो, इस वक्त 180 डिग्री है और इसके साथ 90 डिग्री है ना फर्क? बोलो। यस सर। हाँ, ये फर्क है। वहां पे हर जगह से 3D है, वो हर जगह से 90 90 90, 109 109 109। ठीक है, आगे। अब इसको देखो, कहता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। देखो, ये दिख रहा है आपको, Fe NH3 होल ट्वाइस CN4 माइनस। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ भाई। ये रहा Fe, इसके साथ 4 NH3 है, नहीं सॉरी 2 NH3 है, 4 CN है, बना दिया। ठीक है, अगर एक तरफ NH3 है और एक तरफ CN है तो है सिस, और अगर ऐसे NH3 है और ऐसे CN है तो है ट्रांस। याद है कल बताया था? यस सर। यस सर। ठीक है। आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट एंटिटीज विच इज कायरल, कौन इनमें से कायरल है? तो वो कहता है भैया एक तो सिस ये वाला है जिसके अंदर 2 क्लोरीन ऐसे दिखाई दे रहे हैं और 2 OX ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर इसकी शेप ऐसी होती तो ट्रांस, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता, और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है वो कायरल नहीं है। बात ठीक है या गलत है? सही बात है। पूरा आंसर पढ़ लो फिर भी एक बारी, नीचे जो आंसर लिखा है। यतेंद्र, बात क्लियर हुई? यतेंद्र, चल सकते हैं आगे? यस सर। अच्छा, देखो, अब बारी आती है इनकी। कह रहा है इंडिकेट द टाइप ऑफ आइसोमर्स। कौन कौन से आइसोमर्स हैं ये? KCr H2O, 2H2O, C2O4। अब मेरे को एक बात बताओ, C2O4 है तो सिस ट्रांस बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। Cr के साथ 2 तो H2O लग जाएंगे ऐसे, और 2 OX लग जाएंगे। हाँ ना, बोलो। हाँ यस सर। है ना? अभी क्या लग रहा है आपको? सिस। और अगर ऐसा हुआ तो? और फिर वही बात, अगर सिस ट्रांस है तो सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। क्लियर? ठीक बेटा? यस सर। ठीक है। अब वो कहता है, ये तो इसकी बात हुई, मैं इसमें देखूं तो इसमें 3 EN है, ऑप्टिकली एक्टिव है। कल बताया था ना मैंने, जब तू कह रहा था भैया पंखे वाला ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि नहीं होता, Fe वाली के साथ। ये लो, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं? है सर। चलो, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और इस वाले को देखो तो इसके अंदर H2 आ रहा है, तो सॉल्वेट आइसोमर भी बन सकता है, लेकिन बाहर वाले केस से रिप्लेस नहीं करेगा। H2O कभी भी पॉजिटिव आयन से रिप्लेस नहीं करता, नेगेटिव आयन होता तो उससे रिप्लेस कर लेता लिगेंड। ठीक है, तो ये सॉल्वेट आइसोमर नहीं बनेगा। कल कोई बच्चा कह भी रहा था भैया क्या ऐसा हो सकता है H2 होते वक्त भी वो सॉल्वेट आइसोमर ना हो? मिल गया एग्जांपल। ठीक है, ठीक है बेटा। CO NH3 होल पेंटा NO2। अब देखो, एक NO3 बाहर बैठा है,
अगर मैं NH3 को NO2 से रिप्लेस कर दूं तो हर्ष, अगर मैं इन दोनों को रिप्लेस करता हूं, इसका चार्ज 0, इसका -1, तो क्या इस पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज बदल जाएगा? अभी था +1। यस सर, हाँ, अगर एक H2 बाहर गया तो हो जाएगा +1, दोनों H2 बाहर गए तो 0 हो जाएगा। 0 हो तो ये, जाएगा। हाँ, ये आयनाइजेशन आइसोमर है। और कुछ मुझे बनता दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पर ऐसा कुछ मैं कर सकता सिस ट्रांस बना लूं, ये 4-2 की जोड़ी में नहीं है, 5-1 की जोड़ी में। ठीक है? यस सर, ठीक है। अगर मैं PTNH3 H2OCl2 लूं, ये वाला केस, तो प्लेटिनम के साथ एक NH3 है, एक H2O है, 2 Cl है। ये सिस ट्रांस का केस बना सकता है। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि NH3 और H2O दोनों के दोनों न्यूट्रल लिगेंड है। कैसे लिगेंड है? न्यूट्रल। तो वो एक तरफ आ गए और दोनों Cl एक तरफ आ गए तो सिस बन जाएगा। चलो, गिव एविडेंस दैट CONH3 पेंटा Cl ब्रैकेट बंद SO4 और CONH3 पेंटा SO4Cl आर आयनिक आइसोमर। दोनों का चार्ज अलग है। अगर दोनों का चार्ज अलग है तो दोनों को क्लोरीन के साथ AgNO3 के साथ रिएक्ट कराओ। पहले वाला AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, AgCl बाहर नहीं करेगा। दूसरा वाला AgCl बाहर करेगा। AgCl की प्रेसिपिटेट होती है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, ये एविडेंस हो गया। एविडेंस होता है आपको रिएक्शन करके दिखाओ। क्लियर है बेटा? यस सर। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो। स्पिन ओनली ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr इज 5.9। अब 5.9 का मतलब क्या है? 5.9 का मतलब है उसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 5। ये मैंने आपको डी ब्लॉक चैप्टर में बताया था। अगर किसी का मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिल जाए तो उससे हम अनपेड इलेक्ट्रॉन पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ तो 5 दिख रहे हैं और ये हो √n+2। ठीक बात? यस सर, तो यहां से मुझे जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 मिल गए तो अब मैं इसके नाम पे जाऊंगा। Mn है ये, मैंगनीज। मैंगनीज के पास इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि उसके पास 5-5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5। तो उसका S खाली पड़ा है, P खाली पड़ा है, आगे D भी खाली पड़ा है। D की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इसका मतलब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। कैसा है? sp3। तो वो कह रहा है प्रिडिक्ट करो आपके कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री। तो हमने कर ली, sp3 ज्योमेट्री है उसकी। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। चलो, तो सिंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Mn2+ आयन इन कॉम्प्लेक्स इज 4। हाँ, कोऑर्डिनेशन तो मुझे 4 दिखाई दे रहा है, 4-4 ब्रोमीन है। तो या तो वो टेट्राहेड्रल हो सकता है। इट विल बी ईदर टेट्राहेड्रल यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज और स्क्वायर प्लेनर यानी कि dsp2 हाइब्रिडाइज। बट द फैक्ट दैट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज 5.9, इट शुड बी टेट्राहेड्रल इन शेप रादर द स्क्वायर। क्यों? क्योंकि उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 है। ठीक है, बोलो बच्चों। यस सर। अब नीचे देखो क्या दिया हुआ है आपको। नीचे दिया है हमें वो लिमिटेशंस VBT की जो मैंने कल डिस्कस की थी आपसे। इट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ अजम्पशंस, ये हमने बात कर ली थी। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा। क्वांटिटेटिव याद करो। इट डज नॉट एक्सप्लेन, मैंने कलर वाली बात कल आपसे नहीं करी थी। इट डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी, यही बता दिया था मैंने। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, ये बात कर ली थी मैंने आपसे। और इसने वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात नहीं की थी, याद आ गया? यस सर। सर ये तंदन ने कुछ लिखा है चैट पे शायद। मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट बेटा। अब ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, जरा ध्यान देना आप। ये 6 क्वेश्चंस हैं। क्या कहता है इन 6 क्वेश्चंस में? भाई यहाँ पे यतेंद्र कह रहा है 4s तो फिल होता है Mn में। बेटा 4s तो होता है फिल, लेकिन 4s इसलिए फिल नहीं किया क्योंकि ये Mn नहीं Mn2+ है। यतेंद्र, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए 4 Br की वजह से, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा है, +2। ठीक है, हाँ ना बोल यतेंद्र, मैसेज में यस लिख दे। ठीक है,
अब वो कहता है explain on the basis of VBT NiCN4 ion with square plane structure is diamagnetic। इसका मतलब उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और NiCl4 वो पैरामैग्नेटिक है। अगर वो VBT के से बात करे तो आपको बोलना है NiCO4 डायमैग्नेटिक दिखाता है क्योंकि उसका स्क्वायर प्लेन स्ट्रक्चर है, और हम उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड मत लिखना वहां पर, क्योंकि उसकी VBT की कमी है। ठीक बात है बच्चों। और NiCO4 जो है उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलो नहीं है। जिसके पास है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो टेट्राहेड्रल और पैरामैग्नेटिक। क्लियर? यस। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। NiCl4 2- is paramagnetic while NiCO4 is diamagnetic though both are tetrahedral and अच्छा, जबकि दोनों ही टेट्राहेड्रल है तो एक डायमैग्नेटिक है और एक पैरामैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि Ni जो है उसके पास बच जाते हैं, NiCl4 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचते हैं और NiCO4 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचते। अब क्यों नहीं बचते और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहे, और तुम ये भी कह रहे हो कि वो टेट्राहेड्रल ही है? ऐसा होता है भैया, इसके ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 और 2 बैठे होते हैं 4s में, दोनों इधर चले गए, क्या बन गया बोलो? पूरा भर भी गया, डायमैग्नेटिक भी है और एक भी डी खाली भी नहीं है, इस वजह से sp3 भी है। बात क्लियर है? यस सर। लेकिन आप कहो कि भैया मैं तो बात कर रहा हूँ NiCl4 की, तो वहां पर ना Ni के ऊपर चार्ज है, इस वाले पर निकल के ऊपर 2+ +2 चार्ज है। +2 चार्ज होने की वजह से वो पहले से ही खाली है, इस वजह से sp3 है, वीक लिगेंड होने के बाद भी। क्लियर? यस सर। गलत लगे तो टोको, आगे चलूं? यस सर। जितेंद्र सही पढ़ा रहा हूं मैं? चलो, जितेंद्र की आवाज साफ नहीं आ रही है थोड़ी। अब वो कहता है भाई FeH2O होल 6+3 इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक whereas FeCN3- इज वीकली पैरामैग्नेटिक। क्यों भाई? ये इसलिए पैरामैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ पर जो Fe है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, लेकिन Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो पेयर अप कर देता है। हाँ ना बोलो? यस सर। क्लियर? अगर उसने इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर दिए तो हाइब्रिडाइजेशन बैठेगी D2sp3, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर अप नहीं कर पाया तो हाइब्रिडाइजेशन बैठेगी sp3d2। बात ठीक है? आगे चल सकते? यस सर। ठीक है। एक्सप्लेन CONH3 होल हेक्सा 3+ एक ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। CONH3 हेक्सा 3+ एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और NiNH3 हेक्सा एक आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। भाई ऐसा है, CO के पास से तुमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए कोबाल्ट के पास से, ठीक है? 2 तो यहां से गए और एक यहां से गया। अब इस सिचुएशन में वो अपने 3 पेयर्स बना सकता है। क्या बना सकता है? 3। फिर और यहाँ पर दिखता है वो D2sp3। क्या दिखता है? D2sp3। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है। ये D2sp3 दिख रहा है, जब ये D2sp3 दिख रहा है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर मैं NiNH3 को देखूं, है तो वो भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, लेकिन +2 छोड़ने के बाद निकल के पास कितने बचे अब इलेक्ट्रॉन? 8। 8 इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा तो एक डी खाली बचेगा। एक डी के साथ मैं 6 लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता। कभी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुनी है? DsP3D? नहीं। तो वो नो कहेगा सर। मेरे को पेयर अप करनी ही नहीं है। अगर जगह नहीं है तो मैं पेयर अप भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मजबूरी में बनाना पड़ेगा। 1s 3p 2d। हाँ ना बोल? यस सर। अब वो कहता है प्रिडिक्ट
the number of unpaired electron in square planar PtCl4 2 minus ion। तो एक काम करो, पहले देखो प्लेटिनम Cl4 है क्या? प्लेटिनम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में, +2 चार्ज की वजह से 8 रह जाएंगे, S खाली हो जाएगा। अब अगर मैं Cn से इसको पेयर्ड अप करा दूं तो कितने अनपेयर्ड दिखे आपको? 0 0। कितने हो गए? 0। स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने पेयरिंग कर दी, इसलिए अब 0 इलेक्ट्रॉन है। ठीक बात है, गलत बात है? ठीक बात। अब वो कहता है हेक्सा एक्वा मैग्नीशियम मैंगनीज आयन कंटेन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 5। जबकि हेक्सासाइनो कंटेन ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें बोलना है जो Cn है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देता है, और जब इस तरीके का कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है CFT के हिसाब से, वो डेल्टा O को बड़ा कर देता है, और अगर डेल्टा O पेयरिंग की एनर्जी से ज्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर कर जाते हैं, क्योंकि उसने बोला ना CFT समझाओ, तो आपको ये बात समझानी पड़ेगी कि 5 इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे आके बैठते हैं, गैप बढ़ जाता है। हाँ ना बोलो? यस लेकिन सर। हाँ, लेकिन हेक्सा एक्वा में डेल्टा O पेयरिंग से बड़ा नहीं, छोटा होता है, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक बात? सही है भैया। आगे चल सकते हैं? यस सर। चलो। भैया लोअर स्पिन और अपर स्पिन कैसे निकालते हैं? लोअर स्पिन का मतलब होता है जिसके अंदर पहले वाले डी भर गए हो, अपर स्पिन का मतलब होता है जिसके अंदर बाहर वाले डी भरे हो। लोअर बस स्पिन, हाँ, लोअर स्पिन ठीक का है। मतलब वही होता है जो अभी हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से बोल रहे हैं। ठीक ओके है, भैया। एक्सरसाइज की क्वेश्चन देखते हैं। ये पढ़ना एक बार जरा, कर लोगे? ठीक बात? यस सर। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। FeSO4 सोल्यूशन को अगर आप अमोनियम सल्फेट के सोल्यूशन के साथ 1:1 मिलाते हो तो क्या बनता है? मोहर सॉल्ट। क्या बनता है? मोर सॉल्ट। चाहे लिख के देख लो। FeSO4, अमोनियम सल्फेट और पानी, और मोहर सॉल्ट बन गया ना। मोहर यस सॉल्ट सर। आयरन का टेस्ट देता है, मोहर सॉल्ट आयरन का टेस्ट देता है, वो Fe का टेस्ट देता है। लेकिन कॉपर सल्फेट को जब आप अमोनिया के साथ 1:4 में बनाते हो तो बन जाता है CuNH3 होल टेट्रा। ये नहीं देगा किसी का टेस्ट। क्यों? क्योंकि ये तो बन चुका है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर आपको वैसे ही कभी कोई क्वेश्चन आ जाता है भाई ये देता है ये नहीं देता है, तो समझ जाना कि जो नहीं देता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और जो देता है वो नॉर्मल आयनिक कंपाउंड है। हाँ नॉर्मल आयनिक कंपाउंड है, या फिर वो डबल सॉल्ट है। क्लियर? डबल सॉल्ट। हाँ। अगर आपको सॉल्ट पता भी नहीं चल रहा तो भी आप बोल देना कि भैया ये तो डबल सॉल्ट है। ठीक बात है, गलत बात है? ठीक है भैया। ठीक बात है सर। आगे चल सकते हैं? यस सर। जी भैया। चलो, अब वो कहता है भैया एक्सप्लेन विद ट्रू एग्जांपल ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो कर लोगे, बेसिक बात है। चौथा, व्हाट इज मीन बाय द यूनिडेंटेट। बता चुका हूं मैं आपको, जो एक जगह से जुड़े वो यूनिडेंटेट, जो दो जगहों से जुड़ सकते हो वो बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, जो दो जगहों से जुड़ सकते हो लेकिन एक वक्त में एक ही जगह से जुड़े वो एम्बिडेंट। क्लियर? क्लियर? Yes, जी sir. भैया। यस सर। ठीक है, अब वो कहता है नीचे दी हुई चीजों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। निकाल लोगे? हाँ भैया। ठीक है, आयोपिक नेम हम कर चुके हैं काफी। लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ आइसोमर्स आता है आपको। इस क्वेश्चन को देख लो, क्या कह रहा है? हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल इसके अंदर। अब यहाँ पर CR के साथ तीन तीन
OS दिए हुए हैं, तो यहाँ पर ये 2 ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बना सकता है, ये तो सिस ट्रांस तो बना नहीं सकता। ठीक बात गलत बात? और यस सर। ये फैक्मर बना सकता है, क्या बना सकता है? फैक्मर। फैक्मर बना के दिखाऊं? कोई ऐसा बच्चा जिसने कल की क्लास ना ली हो? वरना कल की क्लास लिए तो आता ही होगा। 3 NH3 और 3 Cl बन गया। ये है आपका फेशियल या फैक। और अगर NH3 या Cl एक दूसरे को काट रहे हो तो मेरिडियन। हेलो, हाँ जी बेटा। अभी बेटा क्लास में ही हूँ, 12th की क्लास चल रही है। ठीक है बेटा। हो गया बेटा, बताओ चलें आगे? यस सर। चलो सर जी। यतेंद्र कह रहा है टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर दीजिए। पहले बेटा ये खत्म हो जाए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ड्रॉ ऑल आइसोमेरिक ज्योमेट्रिकल, ये एक बार अटेम्प्ट कर लेना बेटा। आइसोमेरिक स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत नहीं आती। बेटा तेरी आवाज साफ नहीं आ रही। नंबर 19 तू पहले DDLJ का पूरा गाना गा ले। क्या करूं मैं इसका? छुट्टी नहीं हो रही है। ड्रॉ ऑल आइसोमेरिक ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल स्ट्रक्चर्स, किसके? COCl En होल ट्वाइस। अच्छा जी, अब यहाँ पर 2 Cl दिख रहे हैं, या तो अभी थोड़ी देर पहले कराया था बेटा, कर लोगे अब? यस सर। इसका सिस बनेगा, ट्रांस बनेगा, और सिस वाला जो होगा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ट्रांस वाला दिखाएगा। ऐसे इसमें होगा, जहां NH3 और Cl एक साथ आ जाएंगे वो सिस हो जाएगा, जहां En एक साथ आ जाएंगे वो सिस बन जाएगा, और अगर अलग अलग रहेंगे तो ट्रांस बन जाएगा। और जब ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा तो फिर दोबारा वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन दिखाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन नंबर 13। एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू रंग का होता है जी, और जब उसको मैं, ये देखो यही क्वेश्चन उस दिन पूछा था ना, ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है वो जब रिएक्ट करता है पोटाशियम फ्लोराइड के साथ। तो वहां पे ये था कि जो पानी है उसके मुकाबले में फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव होता है, फ्लोरीन ज्यादा नेगेटिव होता है, इसलिए CFT के हिसाब से नेगेटिव लिगेंड ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, और उस वजह से उसके कलर में चेंज आता है। ब्राइट ग्रीन सोल्यूशन क्यों मिलता है? जब हम पोटाशियम क्लोराइड के साथ करते हैं। अब देखो जो तुम्हें पेपर में आया था वहां पोटाशियम हटा के सिर्फ क्लोराइड और फ्लोराइड लिख दिया था, याद आया बच्चों? प्रथम याद यस आया? सर। यस सर। यही था ना क्वेश्चन? देख लो आपका NCERT के बाहर कोई नहीं आ रहा क्वेश्चन, सारे यहीं से ही आ रहे हैं। What is the coordination entity formed when excess of aqueous KCN is added to copper sulfate? कॉपर सल्फेट को अगर आप KCN दोगे ज्यादा मात्रा में तो 4 CN लग जाएंगे कॉपर के साथ, CuCN होल टेट्रा, और सल्फेट बाहर बैठ जाएगा। ठीक बात है? यस सर। CuCN होल टेट्रा और सल्फेट बाहर बैठ जाएगा, और ये आपके कॉपर का टेस्ट नहीं देगा क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। Why it is that no precipitate of copper sulfide is obtained when H2S gas is passed? Because copper is a part of ionizable। coordination, हाँ, coordination sphere and it is non-ionizable। आगे, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ये तो आता है आपको, कल कराई थी चारों, याद कर लो। बोलो हाँ ना बोलो बच्चों। दोबारा करा दीजिए भैया। VBT, VBT, नहीं नहीं, बॉन्डिंग कौन से नेचर की होगी? वो ये पूछ रहा है VBT क्या है बेटा। यहाँ पर VBT ऐसे कराई जाती है, जैसे मान लो Fe है, उसका Z26 है, फिर उसके ऊपर चार्ज +2 दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पर 4s0 3d6 बना लूंगा। अब 3d6 बनाऊंगा तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाऊंगा,
हाइब्रिडाइजेशन बतानी है इसमें। हाँ, हाँ वो हो जाएगा। तो फिर वही तो कह रहा हूँ, क्वेश्चन तो पढ़ो ऊपर। अब अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर अप करेगा, नहीं तो ये दिखाएगा sp3d2। लेकिन CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो इसको ऐसे पेयर अप कर देगा और 2 डब्बे खाली कर देगा, ठीक है, और बनेगा D2sp3। हाँ ना बोलो। भैया वीबीडी के अंदर तो हम स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बारे में बात नहीं करते हैं, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे कि सीएन स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये पेयर असलियत अप कर लेगा। असलियत में ये जो हम वीबीटी तुम्हारे इस एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी के बाद आया था। ये एक तरीके से मिक्स सा टॉपिक है। तो हम लिख सकते हैं ना कि सीएन स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये पेयर अप करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भैया। आगे अब वो कह रहा है फिगर शो करो कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है ऑक्टाहेड्रल में। मैंने कल आपको कराया था। इस तरीके से एक एवरेज एनर्जी लो। ये 5 डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स है। कैसे ऑर्बिटल्स हैं? डी जनरेटेड। रीजनरेटेड। तो ऊपर जाएंगे ईजी बनाएंगे, 3 नीचे जाएंगे T2G बनाएंगे, और दोनों के बीच में जो गैप होगा वो डेल्टा ओ होगा। हाँ ना बोलो। हाँ भैया। बस। अगला, व्हाट इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसके अंदर हम लिगेंड्स को उनकी स्टेबिलिटी या उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से अरेंज करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जो वीक लिगेंड होते हैं वो जो स्प्लिटिंग इफेक्ट होता है उसको उतना असर नहीं डालते। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो स्प्लिटिंग इफेक्ट पे बहुत असर डालते हैं, और जो ईजी और T2G होते हैं उसको बहुत ज्यादा स्प्लिट कर देते हैं, उनके बीच का गैप बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से पेयरिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन के दूसरे वाले हिस्से में जाने की, चाहे वो ईजी हो चाहे T2G हो। ठीक है, बोलो। सो गए। सर एक बार रिपीट करने वाला सुनाई नहीं दिया। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वीक लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जो वीक लिगेंड होते हैं, जो वीक लिगेंड होते हैं वो जो स्प्लिटिंग इफेक्ट होता है उसको इतना प्रोनाउंस नहीं करते, उस पर इतना जोर नहीं डालते। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो जो डेल्टा, अगर ऑक्टाहेड्रल है तो डेल्टा ओ, इसे स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, या डेल्टा टी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने लगती है, और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने की वजह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और आपके पास खाली रह जाते हैं T2G और EG। ठीक है। यस सर। अब why is crystal field splitting energy? What is crystal field splitting energy? वो एनर्जी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डीजनरेटेड फोर्थ या थर्ड शेल में नहीं जाता, बल्कि फर्स्ट शेल में ही पेयरिंग करनी स्टार्ट कर देता है, उसे हम कहते हैं CFT एनर्जी। हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। किस तरीके से डेल्टा ओ डिसाइड करता है कि कैसी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए? अगर डेल्टा ओ पेयरिंग से ज्यादा हुई तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर अप कर जाएगा, और अगर डेल्टा ओ कम हुई तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। ऐसे डिसाइड करता है। ठीक है, हाँ ना बोलो। जी भैया। अब वो कहता है Cr के साथ 6 NH3 है, +3 चार्ज है उसके ऊपर, ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन Ni के साथ 4 Cn है, ये डायमैग्नेटिक है। क्यों? ये हम बता चुके हैं अभी थोड़ी अनपेड देर पहले। इलेक्ट्रॉन है उसमें, नहीं है अनपेड इलेक्ट्रॉन। A solution of NiH2O + 2 is green, but NiCO4 नहीं है। जो चीज कलरलेस है उसके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो चीज कलरलेस नहीं है, डायमैग्नेटिक है। हाँ डायमैग्नेटिक है, तो इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसलिए कलरलेस है। एक इस पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है NiCN4 के पास, और NiCN4 के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास Cn एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। फिर वो कहता है NiCN होल हेक्सा और FeH2 होल हेक्सा 2+ आर डिफरेंट इन कलर, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों के पास अलग अलग है। H2O के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और Cn के पास सिर्फ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? जी भैया। यस सर। अब 22वां क्वेश्चन देखो। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल और कार्बोनाइल। इसे बोलते हैं हम कौन सी बॉन्डिंग? सिनर्जिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग? सिनर्जेट। ये C और O है। अब कार्बन जो उसके पास एक सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा पेयर है, वो सिग्मा पेयर अपना दे देगा मेटल के सिग्मा को, मेटल के। सिग्मा को। अब मेटल का जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन वो दे देगा कार्बन के पाई को।
इस तरीके से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ये तो कुछ कुछ रेजोनेंस जैसा इफेक्ट हो गया, लेकिन दोनों का पाई स्टार खाली पड़ा है। दोनों का क्या खाली पड़ा है, बोलो? 5 स्टार। 5 स्टार। अब जब दोनों का ही पाई स्टार खाली पड़ा है तो ये भी स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इस पूरे इफेक्ट को हम कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। आगे चलते हैं। गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन मतलब कौन कितना ऑक्यूपाई करेगा उसको, और कोऑर्डिनेशन नंबर। कर लोगे? जी भैया। ठीक है। आयुपिक नेम मांग रहा है, कर लोगे। व्हाट इज मीन बाय स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी वाला टॉपिक तुम्हारा डिलीटेड है। चिलेट इफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चिलेट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? चिलेट इफेक्ट ये बताता है कि जो चीजें एक से जो लिगेंड्स एक से ज्यादा जगहों से घिर के रिंग टाइप बनाते हैं, जैसे ईएन। देखना, ईएन एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाता है आपके सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। और इस इफेक्ट को चिलेट इफेक्ट कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, इसमें हम डेंटिसिटी देखते हैं किसी चीज की। क्या देखते हैं? डेंसिटी। मैं आपको पीछे जाके इसको पूरा एनसीईआरटी से पढ़वाता हूँ। ये पार्ट है, देखो। व्हेन अ लिगेंड इज बाउंड टू मेटल आयन थ्रू अ सिंगल डोनर है, जैसे Cl, NO2, NH3, तो वो कहलाता है यूनिडेंटेट। जब वो बाइंड करता है दो जगहों से तो वो कहलाता है डाइडेंटेट। ठीक है। जब वो कराता है बहुत जगहों से तो कहलाता है पॉलीडेंटेट। जैसे इथाइलिन डायमिन टेट्राएसीटेट जो है वो हेक्साडेंटेट है। कैसा है? हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंट। ठीक। व्हेन डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड यूज करते हैं दो या ज्यादा डोनर एटम्स तो सिंगल मेटल के साथ, तो वो एक इफेक्ट पैदा करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? चिलेट इफेक्ट। क्या कहते हैं? वो चिलेट लिगेंड कहलाते हैं और इसे कहते हैं चिलेट इफेक्ट। क्लियर है? ये हाँ भैया। स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है ये, बोलो? स्टेबिलिटी। ठीक बात। आगे चलूं? Yes, sir. ठीक है। अब आता है डिस्कस द ब्रीफली गिवन एग्जांपल इन ईच केस द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बेटा थ्योरेटिकल है, कर लोगे? कि हमारे बायोलॉजिकल कैसे काम आता है, एनालिटिकल, वरना मैं इसका आंसर भेज दूंगा। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स? बताओ, हमारे तो कॉम्प्लेक्स पे डब्बा ही नहीं है। अरे बेटा देखना, क्या इस पूरे पे मेरे ख्याल से यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ 3 आयन बनेंगे, एक तो ये पूरा का पूरा और 2 Cl। ठीक बात। यस सर। अमंग द फॉलोइंग आयंस व्हिच वन हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट? किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। इसके पास तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं क्रोमियम के पास। FeH2 के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जिंक H2 के पास कितने होंगे? एक भी नहीं। तो सबसे ज्यादा कौन है इसमें से, पता चल गया? आयरन। Second. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, जीरा कोबाल्ट कितना होगा? करके देख लो। बाहर वाले K का +1, कोबाल्ट का X, और 4 कितने वाले हैं? 0 वाले। बोलो। 0 वाले। बाहर कितना चार्ज पड़ा है? कुछ नहीं, तो X कितना आ गया? -1। है -1 नहीं, +1 आना चाहिए। -1 दिख रहा है यहाँ से, तो कोबाल्ट एक मेटल है, उस पर कभी -1 आता नहीं है। वो चेक करेगा इसको? यहाँ से तो -1 ही दिख रहा है। 31st, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज। ये स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, वेवलेंथ वाला नहीं आ रहा। तो यहाँ आपकी एनसीईआरटी होती है समाप्त। कोई बच्चा बस ये 30वां क्वेश्चन चेक करके मुझे बता देना। -1 ही है भैया। बेटा एक बारी सिनर्जी की इफेक्ट देख लो। इसमें एक तो होता है कार्बोनाइल। कार्बोनाइल के पास 3 तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है उसका सिग्मा, एक होता है उसका पाई, और एक होता है पाई स्टार। ठीक है, बोलो। जी भैया। यस सर। फिर बारी आती है
मेटल की, मेटल के पास भी सिग्मा है। कार्बन अपना एक पेयर देता है मेटल को, मेटल अपना एक पेयर देता है कार्बन को। ये पेयर शेयर करने से वो थोड़ा सा रेजोनेटिंग इफेक्ट दिखाते हैं। कैसा इफेक्ट दिखाते हैं बोलो? रेजोनेटिंग। दोनों का पाई स्टार खाली है, अगर पाई स्टार यानी कि एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो तो भी स्टेबिलिटी बढ़ती है। हाँ ना बोलो? यस सर। हार्दिक समझ आया? हाँ भैया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे तुम्हारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज होती है समाप्त।